हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सिविल जज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो सीआरपीसी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 1 मतलब जो 2 है 2C निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है? तो किसे परिभाषित करती है? ये करती है 2C कोग्निजेबल ऑफेंस को। ठीक है, ए करती है बेलेबल ऑफेंस को, बी चार्ज, सी कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, आपको जो भी इसमें डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है इसे अच्छे से पढ़ लेना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट को तो बिल्कुल देख लेना है। जैसे कोग्निजेबल ऑफेंस किसकी सी 2C है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस 2L है ना। और वारंट केसेस, समन केसेस कौन से होते हैं? 2W में समन केसेस, 2W में विक्टिम, और वारंट केसेस 2X में है ना। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडनीय किसी अपराध के संबंध निम्नलिखित में से किससे मामले हैं? कैसा मामला होगा? तो वारंट मामला होगा। और डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 2X में दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय का प्रावधान किया गया है? तो भाई देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कहाँ प्रावधान है? सेक्शन 24 में है और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन सेक्शन 25 में है। और अगर बात की जाए अभियोजन निदेशालय की तो ये है 25A में। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको किसी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना है, अगर आपको पीपी नियुक्त करना है तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और स्पेशल पीपी नियुक्त करना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। तो पनिशमेंट की बात कर रहा है कि कितनी पनिशमेंट कौन दे सकता है। तो कहाँ पर स्पेसिफाइड है? सेक्शन 28 एंड 29 में। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं कि हाई कोर्ट जजेस कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत होगी। ठीक है, और सेशन जज की अगर हम बात करें तो सेशन जज कितना विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं और कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो मृत्यु दंड देते हैं सेशन जजेस तो उन्हें कन्फर्मेशन लेनी होगी हाई कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर एडिशनल सेशन जज की तो ये भी सेम पावर होगी। और अगर सहायक सेशन जज की बात करें तो सहायक सेशन जज कितनी 10 साल से अनधिक का कारावास अथवा जुर्माना दोनों लगा सकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में बात करते हैं मजिस्ट्रेट कितने सजा दे सकते हैं। तो CJM चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 साल से अनधिक का कारावास और जुर्माना या दोनों दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करेंगे तो वो 3 साल तक की सज़ा या फिर 10,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों दे सकते हैं। क्लियर? एंड सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कितना? 1 साल तक की सज़ा या फिर 5,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों दे सकते हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं MM को किसकी पावर होती है? फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है तो 7 वर्षों से अनधिक कारावास की सजा का। नेक्स्ट है पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो जब उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, बिल्कुल। वो उद्घोषित अपराधी के मामले में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, बिल्कुल। सशस्त्र सेना का भगोड़ा हो तो उपरोक्त सभी में क्या कर सकती है? बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। देखिएगा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है 41B में। 41A, B, C और D ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब 41A किसकी बात करती है? हाजिरी की बात करती है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा हाजिरी की अपेक्षा करना। 41B किसकी बात करता है? कि जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो उसके कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, एंड 41C किसकी बात करता है? 41C बात करता है कि भाई कंट्रोल रूम होगा स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद है 41D कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे अपने एडवोकेट से मिलने का अधिकार होगा। और कब जोड़े गए थे? 2008 के संशोधन के द्वारा ये सारे इंसर्ट किए गए थे, अंतस्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो 57 में है। समन किस प्रकार तामील किए जाते हैं?
तो समन कैसे होते हैं भाई? पुलिस अधिकारी के द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अधिकृत लोक सेवक द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, तो समन यहाँ किसके द्वारा दिया जाएगा? आपने समन का प्रोविज़न पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से, 61 से 69 तक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। नेक्स्ट है गलत उत्तर को चिन्हित करना है कि एक वैध वारंट की आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वारंट क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, बिल्कुल। हस्ताक्षर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और इस पर न्यायालय की मोहर लगी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इसमें अभियुक्त के नाम का उल्लेख आवश्यक है, यद्यपि उसके पते का उल्लेख आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर गलत उत्तर को चिन्हित करना है, तो ये यहाँ पर डी गलत होगा। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दस्तावेज, पार्सल अथवा अन्य वस्तुओं की तलाशी के लिए जो कि डाक अथवा टेलीग्राफ अभिकरण की अभिरक्षा में है, वारंट जारी करने हैं तो कौन प्राधिकृत है? तो यहाँ जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रावधान कहाँ पर है? सेक्शन 92 में। नेक्स्ट देखिएगा, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी संदिग्ध व्यक्ति को प्रतिभूति के रूप में एक बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? 1 साल की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 106 से लेकर 110 तक सेक्शन सीआरपीसी में किसकी बात की गई है? प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति की बात की गई है। सबसे पहले देख लेते हैं 106 किसके लिए बात करता है कि अगर दोष सिद्धि हो गई है ना, कुछ ऑफेंस दिए गए हैं उनमें दोष सिद्धि हो गई है, तो दोष सिद्धि होने के बाद में प्रशांति कायम कर रखने के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है, और टाइमिंग क्या होगी? 3 साल के लिए वहाँ पर होगी। कौन दे सकता है? सत्र न्यायाधीश, सेशन जज या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट वहाँ पर प्रशांति कायम रखने के लिए क्या देगा? लेगा, प्रतिभूति लेगा। फिर 107 कह रहा है कि 106 से अलग की जो दशाएं हैं, 107 कहता है कि अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति कौन लेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेगा। ठीक है, और कितने साल के लिए लेगा? 1 साल तक के लिए ले सकता है। फिर कह रहा है सेक्शन 108 कि राजद्रोहात्मक बात फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार कायम रखने के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है, और वहाँ पर भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेगा 1 साल तक के लिए। फिर है सेक्शन 109 में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेता है। किसके लिए लेता है? कि संदिग्ध कोई व्यक्ति ऐसा है जो संदिग्ध है कि अपराध करने वाला है या अपराध में संलिप्त है, तो उसके लिए प्रतिभूति ले सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही 1 साल तक के लिए। फिर लास्ट में है हमारा 110 में जो आदतन अपराधी है उनसे सदाचार के लिए प्रतिभूति कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले सकता है, और वहाँ पर प्रतिभूति 3 साल तक के लिए ली जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेगा, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है? तो सबसे पहले कह रहा है कि पत्नी को भरण पोषण, पत्नी जो अपना क्या नहीं कर सकती? भरण पोषण नहीं कर सकती, तो मांग सकती है। फिर कहता है कि आवश्यक संतान, चाहे वो धर्मज हो या फिर अधर्मज, है ना, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। फिर कहता है कि ऐसी संतान जो कि वयस्क तो है लेकिन फिजिकली या फिर मेंटली कोई ऐसी कंडीशन है कि वो अपना क्या नहीं कर सकती? भरण पोषण नहीं कर सकती। फिर लास्ट में है माता पिता। ठीक है, तो ये सब क्या कर सकते हैं? भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? कह रहे कि संज्ञेय अपराध है तो रिपोर्ट, गलत उत्तर को अंकित करना है, तो संज्ञेय अपराध है तो रिपोर्ट है, बिल्कुल। पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना है, बिल्कुल। समय पर सर्वप्रथम सूचना होते, बिल्कुल। कह रहा है कि इसे सदैव ही लिखित में दिया जाना चाहिए, लेकिन सेक्शन 154 में प्रोविजन है कि वो लिखित या मौखिक कैसे भी दी जा सकती है। फिर कह रहा है प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सारभूत साक्ष्य नहीं होता, विचारण के दौरान इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? या तो साक्ष्य की पुष्टि या फिर खंडन करने के लिए। सेक्शन 145 एंड 157 में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि अन्वेषण के दौरान एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी कथन यदि लिखित में दर्ज किया गया हो पर कथन देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराए जाने चाहिए। तो सेक्शन 162 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कथन लिखे गए हैं तो उन पर हस्ताक्षर ना किया जाना। फिर कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्नलिखित में से क्या दर्ज करने की विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान करती है? तो कन्फेशन, और कन्फेशन कौन कर सकता है? चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कन्फेशन को दर्ज कर सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, अभियुक्त को जमानत का अजय अधिकार हासिल होता है यदि अन्वेषण को पूरा ना किया जाए। अगर भाई 10 वर्ष से ऊपर का ऑफेंस उसने किया है ना, या मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय है, तो 90 दिन में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो बेल उसे मिल सकती है, बेल, ठीक है, जमानत के आधार मिल जाएंगे। और अगर 10 साल से कम का ऑफेंस है तो 60 दिन के अंदर होना चाहिए। 167 में इसका प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सत्र न्यायालयों को अपराधों को आरंभिक अधिकारिता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है, जब तक कि मामले को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा ना गया हो, है ना। तो कौन सी धारा, सेक्शन 193 में क्या करेंगे कि मजिस्ट्रेट को क्या संज्ञान डायरेक्ट नहीं लेगा, उसका उसे मामला सौंपा जाएगा, ठीक है, मामले को सौंपा जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं लेगा। फिर है, प्रत्येक सुभिन्न अपराध जिसका कोई व्यक्ति अभियुक्त हो के लिए एक पृथक आरोप होगा जिसका विचारण भी पृथक रूप से किया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत किया गया है, 218 में, 218 चार्ज वाले प्रोविजन में। और चार्ज का चैप्टर कौन सा है, ये है चार्ज का चैप्टर 17। और कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, 211 से 224 तक। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिरक्षा का साक्ष्य से संबंधित है। क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी धारा है जो प्रतिरक्षा की बात करती है। तो देखिएगा, वारंट मामलों में, जब वारंट मामले का ट्रायल चलाया जा रहा है ना, तो वहाँ पर प्रतिरक्षा की बात की जाएगी कि जब सेक्शन 243 में वारंट मामलों में क्या लिया जाएगा, प्रतिरक्षा का साक्ष्य लिया जाएगा, ठीक है। और वारंट मामले किस किस टाइप के होते हैं, ऑन ए पुलिस रिपोर्ट और विदाउट ए पुलिस रिपोर्ट। फिर कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत कारावास दंड की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है। फिर है कि आपराधिक कार्रवाई जो समन्वय ना हो को किसके द्वारा अभिखंडित किया जा सकता है, कि जो क्या क्या नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है, तो किसके द्वारा अभिखंडित किया जा सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। फिर है, दंड प्रक्रिया संहिता यदि अभियुक्त विकर्षित ना होने पर भी ऐसा है कि उसे कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती हो, तो न्यायालय क्या करेगा, कार्रवाई को उच्च न्यायालय को अग्रेसित कर देगा, ठीक है। कहाँ पर भेज देगा, हाई कोर्ट के पास में उस मामले को भेज देगा। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 358 के अंतर्गत प्रतिकर का भुगतान न करने के मामले में सजा दी जा सकने वाली न्यूनतम सजा कितनी होगी, 30 दिन की होगी। और 358 किसकी बात करता है, जब निराधार किसी व्यक्ति पर क्या लगा दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है किसी अपराध का, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। नेक्स्ट है, एक विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के अंतर्गत किसी अभियुक्त को जमानत पर कब छोड़ा जा सकता है, जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास कितना हो, 3 वर्ष से अधिक का ना हो, तो उसे क्या करेंगे, जमानत पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मध्यस्थ शामिल नहीं होते, सभी न्यायाधीश साक्ष्य ग्रहण करने हैं तो विधिक तौर पर प्राधिकृत सभी व्यक्ति और सभी मजिस्ट्रेट आते हैं। फिर कह रहा है कि दस्तावेज क्या होते हैं, तो मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित एक मानचित्र या किसी शिला पर उत्कीर्ण लेख, सब क्या है, दस्तावेज हैं। कह रहा है भारतीय साक्ष्य संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विधि अनुमान से या मानवीय अनुमान से, तो ये दोनों के अनुमान से, तथ्य की अवधारणा और विधि की अवधारणा दोनों से ही संबंधित है। कह रहा है कि शिनाख्त परीक्षण प्रेड होती है, तो शिनाख्त परीक्षण की जो प्रेड होती है वो संपोषक साक्ष्य होती है। सेक्शन 9 में प्रावधान है। क्या चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, तो यह किसका साक्ष्य है, ये है आचरण के बारे में, सेक्शन 14 में, ठीक है। फिर है कि पुलिस के समक्ष की गई सस्वीकृति तो साबित नहीं की जाएगी, और ना ही वो सस्वीकृति मानी जाती है और ना ही वो साबित की जाती है। फिर कह रहा है, किस स्थिति के अंतर्गत एक न्यायालय किसी अभियुक्त की सस्वीकृति पर विचार स्वयं तथा उसके अन्य के विरुद्ध कर सकता है,
तो कब कर सकता है कि यदि उनका विचारण एक ही अपराध के लिए और एक ही किया जा रहा हो, साथ में किया जा रहा हो, संयुक्त विचारण किया जा रहा हो एक्यूज्ड का, तो सेक्शन 13 में इसका प्रोविज़न है। नेक्स्ट है, किसी मृत्युकालीन कथन को ग्राह्यता के लिए आवश्यक नहीं है कि जब वो कथन कर रहा हो, क्या जरूरी होना चाहिए, पहले तो कांड से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, मरने वाली स्थिति में होना चाहिए, कथन देने वाला सक्षम आवश्यक होना चाहिए, कथन पूर्ण रहा हो। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कुछ गलत दिए हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जब उसकी मृत्यु हो रही है तो उसे इस बात की आशंका थी कि वो मरने वाला है, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है? सेक्शन 45 विशेषज्ञ की राय के बारे में है, और विशेषज्ञ की राय किसके बारे में होती है? विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख या अंगुली चिन्ह के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 53 कै को प्रविष्ट किया गया था? तो 53 कै बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वाला वो अमेंडमेंट था जिसमें से प्रविष्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा तो उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। और कहाँ बात करते हैं? सेक्शन 56 में न्यायिक अपेक्षा की बात करते हैं, और तथ्य सेक्शन 57 में जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, फिर 58 में स्वीकृत तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपने साक्ष्य न्यायालय में, खुले न्यायालय में लिखित में प्रस्तुत करता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य माना जाएगा। मतलब एक गूंगे व्यक्ति का साक्ष्य कैसा माना जाता है? जब वो लिख कर देता है खुले न्यायालय में तो वो मौखिक साक्ष्य माना जाता है। और कहाँ पर प्रावधान है? सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो 60 किसकी बात करती है? सबसे पहले देखेंगे 60 बात करती है प्रत्यक्ष साक्ष्य की, मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए। 61 बात करती है कि दस्तावेजों के अंतर्गत का प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना, ठीक है। फिर है 62 प्राथमिक साक्ष्य, फिर द्वितीयक साक्ष्य, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो सेक्शन 65 बात करता है। क्लियर है? फिर है, निम्नलिखित में क्या एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो एक गैर पंजीकृत पारिवारिक समझौता जो होता है, जो कि ना तो रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये क्या नहीं होता? पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। और कहाँ पर प्रावधान है? सेक्शन 74 में है। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार दस्तावेजों के इस उपधारणा के संबंध में उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिएगा, उत्तराखंड का एग्जाम है तो आपको सेक्शन 90 को इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से देखना है। तो ऐसा दस्तावेज जो होगा वो 30 वर्ष पुराना होना चाहिए, और अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की तो वो 5 वर्ष पुराना होना चाहिए, 90A। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 किसका प्रावधान करती है? ये बात करती है धर्मस्थता की, लेक्टिमेसी के बारे में प्रिजम्पशन की बात करती है। और 113A दुष्प्रेरण के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, है ना, उसके बारे में, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। और 113B दहेज मृत्यु के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 कै का संबंध किस लिए है? कि बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा करेगा। अगर लड़की ने कहा कि मैंने कंसेंट नहीं दी तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि उसने कंसेंट नहीं दी। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वित्तीय संसूचनाओं से संबंधित एक अधिवक्ता पर लागू होती है? तो 126 और 127, 126 वित्तीय संसूचनाओं की बात करती है, और 127 दोभाषियों को भी लागू होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अपराधी होता है? तो घूस देने वाला व्यक्ति भी क्या होगा भाई? सह अपराधी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी तथ्य को सिद्ध करने हैं तो कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? कोई विशेष संख्या नहीं होती। साक्षी को गिना ना जाए बल्कि साक्ष्य को तोला जाए। और कहाँ पर है प्रावधान? 134 में, कि कोई अपेक्षित संख्या जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, कोई पर्सन जो ऐसा उत्तर सुझाता हो जिसे प्रश्नकर्ता व्यक्ति प्राप्त किए जाने की इच्छा अथवा आशा करता हो तो सूचक पर्सन होंगे 141 में। एंड रिफ्रेशिंग मेमोरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 159 में। मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा के बारे में बात की गई है 137 में, ठीक है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय ऐसे प्रश्नों हेतु अनुमति दे सकता है जिसे यह अशिष्ट अथवा कलंकात्मक मानता है। क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय ऐसे प्रश्नों हेतु अनुमति दे सकता है जिसे यह अशिष्ट अथवा कलंकात्मक मानता हो, अगर वो अभियुक्त के सील से संबंधित होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तो कहां पर किया गया? 146 में। सूचक प्रश्न किसके दौरान पूछे जा सकते हैं? तो अगर जो है अगेंस्ट पार्टी पक्षकार अगर विरोध करते हैं तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। अब कब पूछे जा सकते हैं? प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षी के परीक्षण का मुख्य क्रम क्या है? तो सबसे पहले भाई क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जिसने उसे बुलाया है, उसके बाद में क्या होगी? प्रतिपरीक्षा होगी और फिर उसके बाद में पुनः परीक्षा होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा कौन लेगा? जिस पक्षकार ने उसे बुलाया है। प्रतिपरीक्षा विरोधी पक्षकार, और जिसने उसे बुलाया है उसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि प्रतिपरीक्षा में नया निकला है तो पुनः परीक्षा कर लेगा, और कहाँ पर है? 137 में है। ठीक है, आई थिंक आपको जो भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।